हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल के करंट अफेयर्स सेक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा था कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ काफी था। बात की जाए क्वाड की या बात की जाए यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, भारत का जो लक्ष्य था कहीं ना कहीं इन देशों के साथ और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना था। लेकिन पिछले 6 महीने, 1 साल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए भारत के आसपास, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि भारत को अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ में। क्या बातें थी? देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी आप अगर इमेज देख लें यहाँ पे, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो यहाँ पे इमेज आपको दिख सकता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इधर जापान, इधर इंडोनेशिया और यहाँ पे भारत, बहुत बृहद क्षेत्र था। यहां से सिर्फ इस क्षेत्र में जो भारत का फोकस क्यों गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इधर क्यों फोकस गया इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर देखा जाए विश्व में विभिन्न मजबूत देशों की स्थिति, तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, अपनी अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देशों ने अपने कदम बढ़ाए हैं। कई बार आगे, कई बार पीछे खींचे हैं, दोनों चीजें दिखी हैं। हम रूस की बात करें, चीन की बात करें अमेरिका की, या अगर हम बात करें भारत की, तो कई बार स्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, कई बार प्रतिकूल होती हैं, और दोनों ही कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि एक देश के तौर पे हमारा अगला कदम क्या होगा। ठीक है, इसलिए जियोपॉलिटिक्स या आसपास की घटनाएं एक कारक जरूर बन जाती हैं किसी देश के जियोपॉलिटिक्स या किसी भी इवेंट्स के साथ जुड़ने की। ठीक है, तो बात की जाए अगर भारत की, तो पिछले कुछ समय में, जब मैं बार बार पिछले कुछ समय की बात कर रहा हूं, तो मैं निश्चित तौर पे उन सभी घटनाओं की बात करूंगा क्रम दर क्रम। मैं बात करूंगा मालदीव की, मैं बात करूंगा श्रीलंका की, मैं बात करूंगा मॉरिशस की, या बात करूंगा इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध की। ठीक है, बात किया जाए तो एक जो हमने इंट्रो की बात की कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की बजाय भारत हिंद महासागर क्षेत्र पे ध्यान दे रहा है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो पश्चिमी हिंद महासागर और उत्तरी हिंद महासागर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। अगर मैं पश्चिमी हिंद महासागर बोल रहा हूं तो आपको इजराइल की तरफ थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, और जब उत्तरी हिंद महासागर बोल रहा हूं तो निश्चित तौर पे मालदीव या उसके आसपास का क्षेत्र आपको देखना रहेगा। ठीक है, क्या है बातें, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहां पे कि मालदीव और चीन। यहां पे देखिए, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ का नाम लिखा हुआ है, और अगर आप सोशल मीडिया या इवन किसी बेसिक मीडिया पे एक्टिव हो तो आपको भारत बनाम मालदीव की एक पिछले कुछ दिनों में उठी एक कंट्रोवर्सी याद होगी, जहां पे एक्चुअली में वो कंट्रोवर्सी भारत की तरफ से नहीं बल्कि मालदीव की विचारधारा और उनके कुछ नेताओं द्वारा क्रिएट की गई थी, जिसका निश्चित तौर पे नकारात्मक असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पे ही पड़ा। लेकिन इसने भारत को एक सबक दिया कि अगर कोई भारत का पड़ोसी देश, जो कि पूर्व में भारत का हितैषी रहा और भारत उसका बहुत बड़ा हितैषी रहा, वो देश अगर रोग हो जाए, रोग से मेरा मतलब है कि यानी दुष्ट नेशन बन जाए, या किसी ऐसे देश के साथ जुड़ जाए जो भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, तो भारत को अपना फोकस उधर थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, यह देखने के लिए कि उस क्षेत्र से भारत का कंट्रोल कम ना हो जाए। तो मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते सही नहीं लग रहे। इंडिया आउट कैंपेन, या भारत के लोगों को टारगेट करना, या चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना, ये सारी बातें मालदीव को भारत से दूर कर रही हैं, और इस बाबत भारत को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो जीआई फाइल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मालदीव का जो लोकेशन है निश्चित तौर पे भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो कि नॉर्थ
नॉर्थ या कह सकते हैं मिडिल जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, उसके आसपास का क्षेत्र है, तो भारत को विशेष फोकस की जरूरत है और इसलिए भारत ने यह शिफ्ट देखा गया है कि भारत इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे रहा है। बात किया जाए उसके अलावा, देखिए पिछला साल जो था 2023 और उसके थोड़ा पहले बात कर लिया तो 2022 और 2023 श्रीलंका के लिए बहुत टर्मोइल के साल रहे। इन 2 वर्षों में श्रीलंका ने कहीं ना कहीं बहुत खराब माली हालत का सामना किया और इस दौरान जो उसका सबसे क्लोज अलाई या सबसे महत्वपूर्ण सहयोगकर्ता बन के उभरा वो देश था भारत। बावजूद इसके कि उसके पहले श्रीलंका चीन के काफी नजदीक था और श्रीलंका निश्चित तौर पे भारत को एक तरीके से हर फ्रंट पे साइड कर रहा था या कह सकते इग्नोर कर रहा था, लेकिन भारत उसके साथ रहा। उसका एक असर यह रहा कि जो बंदरगाह थे, जो चीन से क्या कहते हैं अनुसंधान क्षेत्र थे, चीन ने कुछ जगहों पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी थी, उन क्षेत्रों पे भारत को आपत्ति थी कि कहीं उनकी सिक्योरिटी, जो भारत की सिक्योरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इस बात को श्रीलंका ने समझा और निश्चिंत किया कि नहीं, हम इसका ध्यान रखेंगे और निश्चित तौर पे भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाई श्रीलंका ने। इसका मतलब क्या है? एक देश जो पिछले कुछ वर्षों में किसी गलत संगत में चला गया था, वापस से उसका भारत की ओर ध्यान देना और भारत की आशंकाओं पे नजर बनाए रखना या उनके समाधान के लिए बात करना या इवन सोचना भी एक अच्छी बात है। और भारत को इस तरह की चीजों पे लगातार फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जो चीन की नीति थी, जहां पे वो भारत के चारों ओर एक माला जैसा, मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहा था कि भारत को घेर दिया जाए, उस पे चीन को आगे मजबूत होते भारत नहीं देखना चाहेगा। और अगर भारत ऐसा चाहता है तो इन देशों को अपने साथ मिलाने के लिए निश्चित तौर पे भारत को विभिन्न योजनाओं और कार्यान्वयन पे काम करना पड़ेगा। बात किया जाए भारत मॉरिशस सहयोग पे, तो निश्चित तौर पे जो भारत का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर इनिशिएटिव है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब से शुरू हुआ और पिछले कुछ मतलब कोविड के बाद से लेके अब तक सागर इनिशिएटिव के तहत भारत ने अपने पड़ोसियों को, खासकर जो हिंद महासागर क्षेत्र में से जुड़े पड़ोसी हैं, उनको बहुत सपोर्ट पहुंचाया है। आप कमेंट बॉक्स में उन इनिशिएटिव्स की बात जरूर कीजिएगा, लिखिएगा उनके बारे में। तो सागर इनिशिएटिव की अगर बात किया जाए तो भारत जो है वो अगलेगा जो द्वीप है, इसमें अगालेगा लिख गया है, अगलेगा द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था और बहुत सपोर्ट किया भारत ने मॉरिशस को। देखिए, भारत और मॉरिशस का रिलेशन पहले से बहुत मजबूत है। भारतीय भाषाओं की बात की जाए, भोजपुरी की बात की जाए या बात की जाए हिंदी की, तो अनेक हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे वहां पे मॉरिशस में। और निश्चित तौर पे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे वहां पे जाने वाले मैक्सिमम लोगों में से भारतीय शामिल हैं। इसका मतलब क्या है कि सहयोग बढ़ता रहा है लगातार और ये जो बुनियादी ढांचा बना है, इससे मॉरिशस को अपने विस्तारित आर्थिक क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए आसानी होगी। यानी कि जो वहां पे उस क्षेत्र को प्रबंधन करने के लिए, चूंकि मॉरिशस में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन जो उनका जो टूरिज्म क्षेत्र है, ठीक है, वो और मजबूत होगा। और जैसे इसमें लिखा है ना कि विस्तारित आर्थिक क्षेत्र का प्रबंधन, एक देश के तौर पे अपने आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन और उनका विनियमन किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और मॉरिशस जैसे देश को भारत जैसे बड़े और मजबूत देश का अगर समर्थन मिल जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था, उसका विनियमन आसान हो जाएगा और इसलिए भारत थोड़ा और ज्यादा फोकस्ड है। और बात किया जाए तो भू राजनीतिक गतिशीलता की बात कर ली जाए तो देखिए, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा इजराइल, ठीक है, और यहीं पे चल रहा है इजराइल हमास की दिक्कत। अब ये जो इंडियन ओशन क्षेत्र है, पहले तो यहां से लगातार यहां पे पायरेट्स आते थे और बहुत सारे शिप्स को लूट ले जाते थे। बहुत घटनाएं आपने सुनी होगी इस क्षेत्र में, जो मेडागास्कर और आसपास का क्षेत्र है। यहां सोमालिया से बहुत सारे, मतलब सोमालियन पायरेट्स पे तो बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, तो सोमालिया से भी बहुत सारे पायरेट्स थे।
लेकिन अब एक और एरिया क्या है कि भाई ये जो एरिया है, जो एक्सटेंडेड इंडियन ओशन एरिया है या जो हिंद महासागर का विस्तारित क्षेत्र है, यहां पे जो हौथी रिबिलियंस है, जहां पे लिख रखा है ना, ये हौथी विद्रोहियों की बात है, ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग है और मोस्टली जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये इंडियन ओशन के द्वारा हो रहा है। अब क्योंकि यहां पे कोई आएगा तो उसको इधर तो जाना नहीं होगा, निश्चित तौर पर इधर जाना होगा। जब वो इधर जाएगा तो वो इंडियन ओशन के होके जाएगा और वहां पे इनका अटैक और उसको लूट लेना निश्चित तौर पे कंसर्न वाली चीज है और भारत इस पे लगातार नजर बनाया हुआ है और इसलिए इंडियन ओशन पे फोकस्ड है। ठीक है, तो ये सारी बातें, व्यापार मार्गों की बात मैंने की। तो भारत इस दौरान इंडियन ओशन में जितने भी देश हैं उनकी जियोपॉलिटिक्स और इस दौरान वहां पे होने वाले व्यापार दोनों को लगातार देख रहा है। ठीक है, और बात किया जाए जो बहुत कंसर्न का क्षेत्र है, चीन का नौसेना विस्तार। मैंने भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की थी। तो चीन अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से अपनी नौसेना को एक विस्तार दे रहा है। जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं या हम अन्य नीतियों की बात करते हैं तो चीन का एकमात्र उद्देश्य है कि स्ट्रेटेजिकली यानी कि स्ट्रैटेजिक रूप से उन क्षेत्रों में अपने नौसेना बेस को स्थापित कर दिया जाए जहां से वो अपने जो जियोपॉलिटिकल एनिमीज हैं या जो जियोपॉलिटिकल काउंटर्स हैं जिनको वो अपने क्षेत्र में उभरने नहीं देना चाहता है उनको टारगेट कर सके। जैसे जब हमने चाबहार की बंदरगाह की बात करते हैं या हम जब श्रीलंका की बात करते हैं या जब हम इवन एक कॉमन रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये चीन द्वारा इस तरीके से सामने लाए गए कि हम भारत को वहां पे टारगेट कर सके। मैं एक और बात बता दूं कि ये तो एक सिर्फ क्षेत्र है। जब अभी कुछ दिन पहले आपने जो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे आइलैंड्स पे चीन के दबदबे की बात की, जब उन आइलैंड्स ने यूरोप के से आ रहे जो कंटेनर्स थे या जो अमेरिका की तरफ जा रहे शिप्स थे उनको रोक देने की बात कही, तो निश्चित तौर पे वहां पे हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि चीन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपने काउंटर जियोपॉलिटिकल नेशंस को जियोपॉलिटिकल नेशन को काउंटर करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अपना रहा है। भारत इधर साइड में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा भारत को, तो उधर अमेरिका और अन्य देशों को भी वो टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चीन का जो नौसेना विस्तार है उसको भी रोकना है भारत को। देखिए चीन साउथ चाइना सी या जो पैसिफिक ओशन है वहां पे तो एक्टिविटी कर ही रहा है, लेकिन इंडियन ओशन में जो उसके समर्थित देश हैं वहां पे भी बार बार चीन की प्रतिक्रियात्मक और क्या कहते हैं जिसे कहते हैं कि टारगेटेड एक्टिविटीज लगातार हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां इस वजह से भी भारत को इंडियन ओशन क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में देखने की जरूरत है। बात किया जाए तो आगे की राह क्या हो, ठीक है, आगे की राह क्या हो, तो पहला तो हिंद महासागर जो है उस पर विशेष फोकस करे भारत। विशेष फोकस कैसे कर सकता है, अगर देखा जाए तो प्राथमिकता देनी होगी। देखिए सबसे पहले आप कभी भी जो आपके नियरेस्ट जो देश होते हैं ना, जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, आप पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर विस्तारित क्षेत्र में जाते हैं, विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं। तो पहले तो अपने नियर बाई जो देश हैं उनकी बात करनी होगी और जो नियर बाई देशों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो एक्टिविटी है या इनएक्टिविटी है, ठीक है, दोनों पे ध्यान देना होगा कि वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं। जैसे देखिए इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात है, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के कुछ देश हैं, यहां आप देख सकते हैं ईरान है, यमन है, ओमान है, सोमालिया, इधर भारत है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश इसके पार्ट है और ये तमाम रीजन से गया हुआ है। लेकिन क्या ये एक्टिव है? हम अगर सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें और उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से एक तरीके से इनएक्टिव चल रहा है, बहुत एक्टिविटी नहीं दिख रही है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पे देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात है, ठीक है, 2011 में जब इसकी स्थापना की बात हुई और जो मेन 3 देश थे कौन कौन से थे? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। अभी जब मैंने सिक्योरिटी की बात की तो उसमें जो लास्ट जो मालदीव की बात की वो ऑलरेडी भारत से थोड़ा सा विलग चल रहा है, अलग चल रहा है। तो मालदीव जैसे देश जो इसमें शामिल है निश्चित तौर पे इस तरीके के किसी कॉन्क्लेव को सार्थक रूप से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो भारत को इस पे भी ध्यान देना होगा और करना होगा एक ऑडिट कि क्या ये भारत
और जो भारत से जुड़े क्षेत्र हैं इनके हित के लिए अच्छा है या नहीं। तो एक तो यह बात हो गई। दूसरा क्या है, एक नए तंत्र का प्रस्ताव करना होगा, बात करनी होगी ब्लू इकोनॉमी की। देखिए ब्लू इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो कमेंट बॉक्स में जो भारत की ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसके कुछ प्रमुख अगर आप पॉइंट्स बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्या है, भारत ऐसा करे कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़े किसी संगठन की बात करे, एक नए संगठन को प्रस्तावित करे जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर जैसे देश शामिल हो, क्योंकि इन सभी देशों के प्रति भारत का रवैया हमेशा से अच्छा रहा। भारत ने हमेशा इनका सहयोग किया, चाहे वो सामरिक सहयोग की बात हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, भारत हमेशा से इन देशों के साथ रहा। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर इनसे जुड़ा कोई संगठन रहे तो भारत की जो बात है वहां सुनी जाएगी और उस क्षेत्र में अपना दबदबा या अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए भारत को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अमूमन जो संगठन है उनमें एकाध देश ऐसा है जो निश्चित तौर पे भारत का मित्र देश तो नहीं कहलाने लायक है। इसलिए एक ऐसा संगठन जिसमें मोस्टली जो देश हो, अधिकतर जो देश हो, वो भारत के मित्र देश हो। ठीक है, अगर मालदीव अगर मतलब इसमें एक बात और मैंने इसमें मेंशन जो कर रखी है कि अगर मालदीव जैसा कोई देश हो, ठीक है, अगर वो चाहे, देखिए मालदीव को पता है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कल को मालदीव की वही स्थिति हो सकती है जो श्रीलंका की हो गई। श्रीलंका ने भी चाइना पे बहुत भरोसा कर लिया था, मालदीव भी चाइना के बहुत सपोर्ट में है, और कल को अगर उनकी भी स्थिति हो गई तो संभालने के लिए आसपास कोई देश नहीं रहेगा। तो अगर मालदीव सही रास्ते पे आ जाता है तो 9वीं सीट या जो 9th पोजीशन है वो उनको भी दी जा सकती है, क्योंकि यहां पे 8 देशों का जिक्र मैं कर चुका हूं, तो मालदीव को भी शामिल कर लेंगे। भाई अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते। तो एक हिंद महासागर सहयोग संगठन नाम से भारत निर्माण कर सकता है और यहां से अब सामरिक और आर्थिक दोनों तरह की गतिविधियों पे काम कर सकता है और इन देशों को जोड़ के एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन तैयार कर सकता है। बात किया जाए और उसके बाद की तो और क्या है, भारतीय नौसेना का संवर्धन। भारत अपनी नौसेना को भी मजबूत करे ना भाई, जब चाइना मजबूत कर रहा है तो भारत उसे मजबूत करे, विश्व की तीसरी या चौथी सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाने के लिए आगे बढ़े, अपने नौसेना जो बेस है उनको मजबूत करे, देखे कि टैक्टिकल एडवांसमेंट के लिए भारत को किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों पर अमल करे और उस तरीके से नौसैनिक बेस आगे बढ़ाए। ठीक है, इसकी भी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये एक समरी थी। ठीक है, हम एक समरी पे आते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रास पे भी जाएंगे, हम कुछ और बातों की बात करेंगे जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडियन ओशन क्षेत्र, जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक समरी क्या निकल के आती है कि भारत को क्या करना होगा, रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देना होगा, मौजूदा तंत्रों का ऑडिट करना होगा, जो मैंने 2-3 संगठन की बात की जो निष्क्रिय हैं क्यों ना इनको साइड कर दिया जाए, और क्या नए सहयोगी संगठनों की वकालत करनी होगी। अभी मैंने बात की कुल 9 देशों को लेकर जो बात हो रही थी, और क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी जैसी जो नीतियां हैं इनको आगे लाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां से सामरिक और वहां से आर्थिक दोनों क्या कहते हैं परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत देश बनके, मजबूत सहयोगी देश बनके इन देशों को जिनकी मैंने अभी बात की उनके लिए एक जैसे बड़े भाई जैसा व्यक्तित्व बना लेना कि कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो हम हैं आपके लिए। और मैं बता दूं कि जब हम सागर इनिशिएटिव की मैंने बात की थी तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमको देखने को मिले जहां पे भारत ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया। ठीक है, चलो जब बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रास लिख रखा है तो कुछ और चीजों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। तो लगभग मैंने कहा कि 1 दशक से हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत मजबूत हो रखा है। देखिए अगर इस मैप में देख सकें आप, ठीक है, तो ये तो हो गया ये हिंद वाला क्षेत्र और ये प्रशांत वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अगर ये मैप क्योंकि राउंड होता है तो आपको पता होगा कि ये भी जो है कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र का भाग बनाता है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम इसकी जो विशालता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है ना कि अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है, एक दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटता से जुड़े हैं। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तो दुनिया के लगभग 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 भाग, मतलब ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है 60% विश्व की आबादी और 2/3 भाग, मतलब 3 में से 2 भाग जो आर्थिक उत्पादन होता है वो इस
जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इस क्षेत्र से ही होता है। कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर विश्व की इंपॉर्टेंस की बात कर लिया जाए, विश्व में इंपॉर्टेंस की बात कर लिया जाए, 2/3 भाग तो अकेले ये क्षेत्र रख रहा है, तो निश्चित तौर पे भारत को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले पड़ोसी, उसके बाद आगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी भारत की, बस उसी तरीके से अपने नेबरहुड को पहले इतना मजबूत कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उस पर हम लोग आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। एक और बात क्या है, वैसे कहा अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 सब बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जुड़ते हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन से, ठीक है। देखिए ना, इधर ये है, ये इधर से अफ्रीका जुड़ रहा है, इधर एशिया जुड़ रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है, इधर अमेरिका जुड़ रहा है, तो सभी जुड़ रहे हैं यहां से, ठीक है। और क्या चीज है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत है और गंतव्य भी है। जब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात, एफडीआई की बात करते हैं, तो एफडीआई के बहुत सारे, इस एक क्षेत्र को देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके अगर आपको बताऊं, ठीक है, अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को देखिएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इसी क्षेत्र को देखें थोड़ा सा, मैं इसको और बढ़ा दूंगा, तो एफडीआई के बहुत बड़े गंतव्य हैं। भारत की बात कर ली जाए, सिंगापुर की बात कर ली जाए, बात कर ली जाए बैंकॉक की या थाईलैंड जिसे हम कह रहे हैं, फिर हम बात कर ले मॉरिशस, इन सब देशों, मॉरिशस रूट फेमस भी बहुत ज्यादा था। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये एफडीआई के बहुत बड़े गंतव्य भी हैं और बहुत बड़े स्रोत भी हैं। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, न सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं किसी भी देश की बात कर रहा हूं जो इस रीजन में लाई करता है या रहता है इसमें, ठीक है। और बात कर लिया जाए तो सिर्फ आर्थिक का एक पहलू नहीं देखना है, दूसरा पहलू क्या है कि जो समुद्री संसाधनों की हम बात करते हैं, अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट, समुद्री खनिज और पृथ्वी की जो दुर्लभ धातुएं हैं, ठीक है, रियर अर्थ मेटल्स हैं, इन सब की जब हम बात करें तो एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसीलिए देखिए आजकल जब विवाद होता है, जब UNCLOS की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन क्या कहते हैं, कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज की जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें एक विवाद आ जाता है कि ये जो तटीय खुदाई है, इस पे किसका मालिकाना हक हो। कई बार देश भिड़ जाते हैं, आप चाइना को सुनते होंगे, भारत या कई देश इस पे कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारे नॉटिकल माइल्स में आता है तो हम, ये हमारा क्षेत्र हो गया, ये उनके में आ गया तो उनका क्षेत्र हो गया, तो ये विवाद भी चलता रहता है। लेकिन चूंकि ये बहुत समृद्ध है इस तरीके के खनिजों में या मेटल के लिए, तो एक निश्चित तौर पे जो विश्व के सभी देश हैं उनका फोकस इधर भी होगा कि भाई यहां से हम खनिजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं, इसके रूप में भी इस क्षेत्र को हम और मजबूत कर सकते हैं, या हम एक बात कह सकते हैं कि इसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हुआ है, पर इसको इस स्तर पर डेवलप किया जा सकता है कि इन खनिज संसाधनों का, और जो मैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कह रहा था, उसको अगर इस क्षेत्र में आरोपित कर दिया जाए तो इस क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के द्वारा आसपास के बहुत सारे देशों का बहुत भला हो सकता है। और बात किया जाए तो कई अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अब देख लीजिए भारत, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कितने बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, जो इस क्षेत्र से हैं। एक तरह से टॉप के कुछ 5-6 कंट्रीज देख लिया जाए तो यहीं से आ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। अब हिंद महासागर के महत्व की बात कर ली जाए, क्यों हिंद महासागर इंपॉर्टेंट है, तो भाई देखो 3 दिशाओं से भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप हम कहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्या कंडीशंस है, क्योंकि भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीप। अच्छा, एक और बात क्या है कि अगर देखा जाए भारत अपने पश्चिम तटीय बंदरगाहों से होकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप तक तथा पूर्वी तटीय बंदरगाहों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंच सकता है। अब देखिए ये भारत है, ठीक है, तो ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है, यहां से ऑस्ट्रेलिया या इधर के देशों में पहुंच रहा है भारत। और ये जो पश्चिमी बंदरगाह है, यहां से देखिए, यहां से यूरोप में पहुंच जाएगा, यहां इजराइल पे जा रहा है, यहां पे अफ्रीका तक जा रहा है। तो हर जगह भारत की पहुंच है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उन 3 तरफ से भारत व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि नीचे तो व्यापार करने कहीं नहीं आएगा, या तो ईस्ट में जाएगा या वेस्ट में जाएगा, और दोनों तरीके से भारत के बंदरगाह मजबूत हैं और होने वाला व्यापार भी सशक्त होता जाएगा। इसलिए हिंद महासागर महत्वपूर्ण है। भारत अपने तेल आयात का 70% से अधिक आयात हिंद महासागर क्षेत्र से करता है। देखिए ये जो क्षेत्र है, मैं अगर थोड़ा सा कलर इसका वापस एक बार चेंज कर दूं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहां से जो ऑयल हो रहा है, जो अरब कंट्रीज है या इस तरह के जो देश हैं, यहां से जो तेल का आयात है, 70% से ज्यादा आयात इस क्षेत्र से हो रहा है। इसका मतलब आर्थिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से, हर तरीके से यह क्षेत्र भारत के लिए है क्या,
बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या है? एक तो ये जो क्षेत्र है यहां पे आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अभी मालदीव की बात कर लीजिए, अगर मालदीव और हमारी टसल चल रही है, इसका यही मतलब है कि हमारे मालदीव के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र, उसमें भी इश्यूज इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक और बात, जिन राष्ट्रों की सीमा हिंद महासागर से नहीं लगती उनकी उपस्थिति को भी कम करना होगा। अगर चाइना की नहीं लगती है तो चाइना यहां पे क्यों अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, अमेरिका क्यों यहां पे आ रहा है, इन देशों को रोकना होगा। और इन देशों को रोकने के लिए पहले जिन देशों पे ये अपना आधिपत्य जमा रहे हैं या अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं या वहां जाके पहुंच रहे हैं, नेवल बेस की बात कर रहे हैं, उन देशों को समझाना होगा कि ये जो आउटर स्टेट एक्टर्स हैं ये यहां पे क्या कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं यहां से रोका जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, पूर्वी अफ्रीका देशों और सोमालिया के नजदीक समुद्री डकैती एक बड़ा समस्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो समुद्री डकैती सोमालिया की बात की, मेडागास्कर की बात की या बात की इजराइल की, इन सभी क्षेत्रों से आने वाले जो समुद्री लुटेरे हैं बहुत लंबे समय से चिंता का कारण बने हुए हैं। इन पे भी भारत को या इस क्षेत्र के देशों को काम करना होगा और एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हमने जो बात किया वो बात किया कि क्यों इंडियन ओशन क्षेत्र भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूं। ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो यहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी IQ से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।